गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अध्याय 1 में डिस्कस करेंगे कूलाम का नियम, परावैद्युतांक और कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। तो शुरू करते हैं कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, दो सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल तथा विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण बल लगता है। अब हम उस बल का परिमाण ज्ञात करना चाहते हैं। तो वैज्ञानिक कूलाम ने प्रयोगों के आधार पर उस बल का मान ज्ञात किया, जो इस प्रकार है। तो किन्हीं दो आवेश Q1 और Q2, यह दोनों आवेश परस्पर r दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों की प्रकृति पर यह बल निर्भर करेगा कि यह बल आकर्षण बल होगा या प्रतिकर्षण। तो प्रयोगों के आधार पर कूलाम ने पाया कि यह बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। साथ ही उन्होंने पाया कि यह बल इन दोनों आवेशों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि हम इन दोनों ही बातों को सम्मिलित करें तो जो ये दोनों आवेशों के मध्य परिणामी बल लग रहा है, यह बल समानुपाती हो जाएगा Q1 गुणा Q2 बटे r²। भौतिकी में जैसे ही हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो उसकी जगह पर समानुपाती नियतांक आ जाता है। तो हमारे पास आ जाएगा F बराबर K Q1 मल्टीप्लाई Q2 बटे r²। यहाँ के समानुपाती नियतांक है, जिसका मान प्रयोगों के आधार पर ज्ञात किया गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और जो कि आता है 9 × 10⁹। इसकी यूनिट भी अपन ज्ञात करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो K की यूनिट क्या हो जाएगी, F यानी कि न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। दूरी है, दूरी का स्क्वायर यानी न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर, यहां से आ जाती है। यहां जो यह एप्सिलॉन 0 है, इसे निर्वात या वायु की विद्युतशीलता, परमिटिविटी कहते हैं। तो इसका भी मान नियत रहता है। इसका मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। सामने एप्सिलॉन और ये के क्या एक दूसरे के इनवर्स है, तो उल्टा हो जाएगा। अतः निर्वात या वायु के लिए दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान आ जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा r²। यदि यहाँ पर माध्यम निर्वात या वायु न होकर कोई दूसरा माध्यम हो, तो यह बल हो जाएगा माध्यम में 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 बटा
आर स्क्वायर। यहाँ एप्सिलॉन विद्युतशीलता है माध्यम की, जो कि हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। यह आपेक्षिक विद्युतशीलता है, निर्वात या वायु के लिए ये एक हो जाती है, इसलिए अपन एप्सिलॉन नहीं लिख के निर्वात और वायु के लिए एप्सिलॉन 0 आ जाता है। कभी कभी परीक्षा में पूछ लेते हैं कि इस एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता की विमा क्या होगी, तो यहाँ फॉर्मूले से अपन ज्ञात भी कर सकते हैं कि इसकी विमा अपने को ज्ञात करनी है एप्सिलॉन नॉट, तो इसको यहाँ रखें मल्टीप्लाई और बाकी को एक तरफ रख लो, तो ये हो जाएगा आपके एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा Q1 Q2 बटा 4 पाई F R स्क्वायर, और आवेश यानी कि I इंटू टी विद्युत धारा इंटू समय, तो इसकी विमा हो जाएगी AT का स्क्वायर हो जाएगा AT इंटू AT, और बल की विमा हमें पता है m1 L1 T पावर -2 और दूरी का स्क्वायर L स्क्वायर। तो कुल मिला के निर्वात की विद्युतशीलता की विमा हो जाएगी m-1 L-3 T पावर 4 और A की घात 2। इस सूत्र की सहायता से आवेश की मात्रक कूलाम की परिभाषा भी हम दे सकते हैं। तो देखिए, यदि दो समान परिमाण के आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर उपस्थित हो, दो समान परिमाण के आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो और उनके मध्य लगने वाले बल का मान कितना हो जाए 9 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन। लगने वाले बल का मान कितना हो जाए 9 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन। तो यहां पर जो आवेश है वो हो जाएगा 1 कूलाम। कूलाम की परिभाषा हम इस सूत्र की सहायता से दे सकते हैं। अब हम आगे डिस्कस करेंगे परावैद्युतांक, आपेक्षिक विद्युतशीलता या माध्यम की विशिष्ट परावैद्युतता। तीनों एक ही भौतिक राशि के नाम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी, या हम इसको कह सकते हैं स्पेसिफिक इंडक्शन कैपेसिटी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि दो आवेशों के मध्य जो बल लगता है उसे हम कूलाम के नियम से ज्ञात करते हैं। अब किन्हीं दो आवेशों के मध्य बल अलग अलग माध्यम में इसका मान बदल जाता है। यदि यह माध्यम वायु या निर्वात है तो इसमें लगने वाला बल सर्वाधिक होगा। किसी कुचालक माध्यम में यह बल घट जाएगा, और यदि माध्यम सुचालक है तो इस बल का मान 0 हो जाएगा। तो इसकी परिभाषा में हम कहें कि किसी माध्यम में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल निर्वात की तुलना में कितने गुना घट जाता है, वह उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहलाता है। तो यहाँ सूत्र से भी मैंने बताया है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निर्वात या वायु में आवेशों के मध्य बल जो कि सबसे ज्यादा होता है, और किसी दूसरे माध्यम जिसका हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्ञात करना है, उस माध्यम में उन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल। तो ये जो रेशियो है, ये जो अनुपात है, वो कहलाता है परावैद्युतांक। इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा
एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन 0, जो कि एक विमाहीन राशि है। एप्सिलॉन आर को आपेक्षिक विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता और ये कहलाती है माध्यम की विद्युतशीलता। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलाम्स लॉ। तो देखिए यहाँ पर दो आवेश Q1 और Q2 स्थित है, जिनके स्थिति सदिश R1 तथा R2 है। अब हम यहाँ देखते हैं कि इस Q2 पर Q1 के कारण जो बल लग रहा है वह बल हो जाएगा F21। इसी प्रकार इस Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण जो बल लग रहा है उस बल का मान होगा F12। ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी को सदिश के रूप में हम लिखे तो R21 वेक्टर बराबर हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इसको हम परिमाण के रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, R21 वेक्टर का परिमाण बराबर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का परिमाण। तो कूलाम के नियम से F21 वेक्टर का मान आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा इन दोनों के बीच की दूरी सदिश रूप में R21 वेक्टर का होल स्क्वायर। यूनिट वेक्टर यहाँ पर आ जाएगा R21 कैप। अब हम इसको इकाई सदिश को सदिश रूप में लिखे तो हमें पता है कि किसी इकाई सदिश के बराबर होता है उसका वेक्टर बटे उसका परिमाण। तो ये हो जाएगा R21 वेक्टर बटा इसका परिमाण, तो ये हो जाएगा स्क्वायर और एक और आ जाएगा तो घात हो जाएगी 3। अब इस R21 वेक्टर को अपन इस वेक्टर के रूप में लिख लेते हैं, तो ये मैंने इस प्रकार लिख लिया है। इसी प्रकार F12 का मान इस आवेश के कारण इस आवेश पर लगने वाले बल का मान भी आ जाए। तो इन दोनों को हम देखते हैं, इन दोनों को ही हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ पर R2 माइनस R1 है और यहाँ पर है R1 माइनस R2। चूंकि ये दोनों इकाई सदिश एक दूसरे के विपरीत है, यहाँ पर R12 और R21 एक दूसरे के विपरीत है, अर्थात दोनों बल परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत होते हैं। अतः कूलाम का जो नियम है वो न्यूटन के गति के तीसरे नियम का पालन करता है। यह दोनों आवेश चाहे आकर्षण बल लग रहा हो इनके बीच में या प्रतिकर्षण बल लग रहा हो, लेकिन ये दोनों बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में ही होंगे। कूलाम का बल एक संरक्षी बल होता है और यह बल दो स्थिर आवेशों के मध्य ही लगता है। यदि आवेश गतिशील है तो इस बल के साथ में चुंबकीय बल भी लगेगा और यह बल एक केंद्रीय बल है